नमस्कार दोस्तों। दर्पण सिविल सर्विसेज की इकोनॉमिक्स लेक्चर सीरीज़ में आपका एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि हमने अभी तक जो इसमें डिस्कस किया, तो जो उसमें पिछले लेक्चर में हमारा जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो एमएसपी और उससे संबंधित मुद्दों के बारे में हमने चर्चा की थी, जिसमें अंत में हमने वसूली मूल्य और निर्गम मूल्य को विस्तृत रूप से समझा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में नए टॉपिक पढ़ने से पहले हम जो पुराना प्रश्न है उसको डिस्कस करेंगे। पुराना जो प्रश्न था आपको दिया गया था कि किसानों की आय दोगुनी करने हेतु कृषि विपणन में क्या सुधार किया जाना चाहिए। ठीक है, अपने सुझाव दीजिए, 5 नंबर में सुझाव देना था। ठीक है, तो यहाँ पे सुझाव क्या क्या दे सकते हैं। भंडारण क्षमता में सुधार करना चाहिए, मतलब कि क्या है, सरकार के पास भंडार गृहों की क्या है, कमी है। दूसरा, शीत भंडार गृहों की स्थापना की जानी चाहिए ताकि क्या है, फसल की लाइफ को बढ़ाया जा सके। तीसरा, मंडियों की संख्या में वृद्धि करते हुए एमएसपी दिया जाना चाहिए, मतलब मंडियों की संख्या में वृद्धि करो, एपीएमसी मंडियां, और साथ ही साथ उचित एमएसपी दिया जाना चाहिए। वो जो अगर 1.5 गुना दे रहे हैं तो 1.5 गुना किसका दे रहे हैं, ए टू लागत का दे रहे हैं, C2 लागत का दे रहे हैं, या फिर A2+FL लागत का दे रहे हैं। जैसे स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसा क्या है, C2 लागत पे देना 1.5 गुना। ठीक है, ये सब। अगला जो है वो क्या प्रयास किया जाना चाहिए यहाँ पे कि कृषिगत शिक्षा, सूचना, निवेश एवं अनुसंधान पर जोर देना। कृषिगत शिक्षा और सूचना से मतलब क्या है कि विपणन संबंधित जो जानकारी है मार्केट की, वो सब क्या है किसान तक पहुँचनी चाहिए, उस क्षेत्र में निवेश होना चाहिए और अनुसंधान पर भी जोर दिया जाना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा क्या सुझाव दे सकते हैं कि कोल्ड चेन परिवहन सेवाएं जो हैं उनमें वृद्धि की जानी चाहिए ताकि उसकी क्या है, परिवहन सेवाओं में बेहतरी के साथ साथ क्या है, सप्लाई भी क्या हो सके, आसान हो सके। ठीक है, और अगला क्या कर सकते हैं इसमें कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जो है उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए, उसमें बेहतर सुधार किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये इसमें क्या है, सुधार किया जा सकता है इस तरीके से ताकि 2022 तक में जो कि सरकार का लक्ष्य है उस किसानों की आय दोगुना करने का, उसमें किसी न किसी प्रकार का सहयोग मिलेगा इसके द्वारा भी। ठीक है, इस प्रकार से इस मॉडल आंसर को लिखा जा सकता है। इस प्रश्न के मॉडल आंसर इस प्रकार से कुछ हो सकता है। आगे बढ़ते हैं आज का टॉपिक में अगला। अभी हमने जो डिस्कस किया हुआ था पिछले पिछले लेक्चर में, टॉपिक वो था क्या कि एमएसपी का निर्धारण कैसे होता है, लागत मूल्य का निर्धारण कैसे होता है, वो हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने मूल्य निर्धारण से संबंधित क्या मुद्दे हैं उनको डिस्कस किया था। आगे चलते हैं आज के इसमें टॉपिक में। आज का टॉपिक क्या है कि एमएसपी के प्रभावों को देखना है कि एमएसपी क्या नकारात्मक प्रभाव हैं और क्या सकारात्मक प्रभाव हैं। ठीक है, सबसे पहले आते हैं सकारात्मक प्रभाव क्या है एमएसपी का। तो किसानों को उपज का उचित मूल्य मिलता है। हमने देखा हुआ कि एमएसपी में दो चीज़ों का निर्धारण होता है। एक तो क्या है, उसमें जो भी उपज होती है उसको पूरा खरीदने का वादा सरकार करती है और एक निश्चित मूल्य पे खरीदने का वादा करती है। ठीक है, तो उचित मूल्य मिल जाता है उनको। दूसरा, एमएसपी से किसान अधिक उत्पादन हेतु प्रेरित होता है। सीधी सी बात है, एमएसपी अगर बढ़ेगा तो उत्पादन ज़्यादा करेगा उस चीज़ का। तीसरा क्या है, अधिक या कम उत्पादन की स्थिति में मूल्य स्थिरता बनी रहती है। अगर उत्पादन कम होता है तो क्या है, सरकार के पास एमएसपी के तहत खरीदा हुआ जो अनाज है भंडारित है उसको रिलीज करेगी। ठीक है, या फिर उत्पादन ज़्यादा होता है, सरकार उसको क्या है खरीद लेगी, पूरा पूरा खरीदने का वादा करती है। तो उस स्थिति में क्या है, मूल्य स्थिरता बनी रहती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कीमतों में परिवर्तन नहीं होता। अगला क्या है, खाद्यान्न आत्मनिर्भरता आती है एमएसपी से। क्या है अगला जो फायदा क्या होता है, खाद्यान्न आत्मनिर्भरता आती है। वो कैसे होता है, अब सीधी सी बात है, अब क्या है, एमएसपी अगर बढ़ाया जाएगा, गेहूं चावल जिस जिस भी फसल में, उस फसल का उत्पादन ज़्यादा होगा, उस क्षेत्र में क्या है आपको आत्मनिर्भरता मिल जाएगी। अगला है, खाद्य सुरक्षा से खाद्यान्न का समावेशन होता है। ये कैसे है, तो आपको क्या है, खाद्यान्न आत्मनिर्भरता आई, खाद्यान्न आत्मनिर्भरता से क्या स्थापित होगी, खाद्य सुरक्षा ने स्थापित होगी। मतलब प्रत्येक व्यक्ति को भोजन उपलब्ध होने लग जाएगा। अगर प्रत्येक व्यक्ति को भोजन उपलब्ध होगा तो खाद्यान्न का क्या कहलाएगा, समावेशन कहलाएगा। समावेशन मतलब सभी को समाहित करना उस चीज़ में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसके नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ते हैं एमएसपी के। तो पहला नकारात्मक प्रभाव पड़ता है कि गेहूं और चावल के अतिरिक्त अन्य फसलों की क्या हुई, यहाँ पे उपेक्षा हुई। एमएसपी क्या प्रारंभ में सिर्फ गेहूं चावल के लिए दिया गया, सबसे ज़्यादा उन्हीं के लिए दिया गया, तो जो दलहन तिलहन फसलें थी, मोटे अनाजों वाली फसलें थी, उन सब की क्या हो गई, यहाँ पे उपेक्षा हुई। तो यहाँ पे क्या किया जा सकता है, इसका निदान क्या है, यहीं पे निदान देख लेते हैं इस समस्या का। यह जो किया गया है, तो मध्य प्रदेश में एक योजना चलती भावांतर भुगतान योजना, जिसमें क्या है, किसान को ये सुविधा रहती है कि वो अपनी कोई भी फसल जाके खुले बाजार में बेचे, और अगर उसको एमएसपी से कम कीमत प्राप्त मिलती है तो जो रेस्ट अमाउंट रहेगा वो सरकार आपके उसके बैंक खाते में क्या कर देगी, हस्तांतरित कर देगी। तो ये इसका निदान हो गया। दूसरा नुकसान जो होता है एमएसपी का, वो होता है एफसीआई के जो भंडार गृह हैं उनमें, उनसे क्या है, निजी व्यापार क्या है, नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। अब एफसीआई पूरा जो भंडारण कर रहा है, किया जा रहा है अनाज का, वो किसके द्वारा किया जा रहा है,
सरकार के द्वारा, सरकार की संस्था क्या है FCI, उसके द्वारा किया जा रहा है। निजी क्षेत्र का क्या है जो वो है भंडारण, क्या है इससे हतोत्साहित होता है। ठीक है, पर इसका समाधान क्या निकाला गया, तो जो कृषि कानूनों में वो है आवश्यक वस्तु अधिनियम आया जो 2020 में संशोधन किया गया, उसके माध्यम से क्या हुआ है यहाँ पे निजी क्षेत्र के लोगों को भी भंडारण की वो दी गई, छूट दी गई। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा क्या है यहाँ पे कि पर्यावरण प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण प्रतिकूल का प्रभाव कैसे पड़ता है, तो मृदा नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है, फसल चक्र प्रभावित होता है, मानव स्वास्थ्य प्रभावित होता है। तो इसका क्या उपाय है कि जैविक कृषि को बढ़ावा दो, फसल चक्र को, उचित फसल चक्र को अपनाया जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है MSP के नकारात्मक प्रभाव और उनका निदान क्या है वो देखा हमने। आगे बढ़ते हैं, MSP से संबंधित मुद्दे क्या क्या हैं उनको देखते हैं। तो MSP के साथ प्रमुख समस्या गेहूं और चावल को छोड़ करके बाकी सभी फसलों की खरीद के लिए सरकारी मशीनरी की क्या है कमी है। ठीक है, तो गेहूं चावल MSP की सरकार घोषणा करती है कितनी फसलों के लिए, 22 फसलों के लिए, लेकिन जो सबसे ज़्यादा खरीदी होती है काहे के लिए होती है, गेहूँ चावल के लिए, बाकी फसलों के लिए क्या है व्यवस्था उचित नहीं उपलब्ध है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें दूसरी समस्या क्या थी, दूसरा मुद्दा क्या है, चूंकि कई राज्य सरकारें संपूर्ण अनाज की खरीद करती हैं, ऐसे में राज्यों में किसानों को अधिकतम लाभ प्राप्त होता है, जबकि कम खरीद वाले, मतलब क्या है राज्य सरकारें क्या है भेदभाव करती हैं। कुछ राज्य सरकारें पूरी फसल खरीदने का वादा करती हैं, कुछ राज्य सरकारें सिर्फ उतनी ही फसल खरीदने का वादा करती हैं जितनी उनको क्या है आवश्यकता है। तो ऐसे में क्या है किसानों को कष्ट होता है, दिक्कत पहुँचती है। अगला क्या है यहाँ पे समस्या मुद्दा कि MSP पे आधारित खरीद प्रणाली बिचौलियों, कमीशन एजेंट, APMC अधिकारी, अड़ाती है, इन सबसे क्या भट्टी पड़ी हुई है। इससे क्या छोटा किसान उस व्यवस्था तक पहुँच ही नहीं पाता है। तो इस व्यवस्था में क्या किया जाना चाहिए, सुधार किया जाना चाहिए। इसके लिए क्या बाकायदा अभी 2020 में जो कानून लाया गया उसमें के माध्यम से सुधार किया गया, कृषि कानूनों के माध्यम से। ठीक है, तो ये क्या था आपका पूरा MSP था। अब चलते हैं अगले टॉपिक में। अगला टॉपिक है हमारा किसानों की दोगुनी आय करना। किसानों की दोगुनी आय, तो 2016-17 के केंद्रीय बजट में सरकार ने बोला कि हम 2022 तक में किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। इसके लिए उन्होंने बाकायदा एक 7 सूत्री रणनीति बनाई। उस 7 सूत्री रणनीति को हम यहाँ क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। उस रणनीति के में पहला बिंदु क्या रखा गया कि प्रति बूंद अधिक अधिक फसल के सिद्धांत पर पर्याप्त संसाधनों के साथ सिंचाई पर विशेष देना। मतलब क्या है, सिंचाई साधनों में क्या करना है, आपको सुधार करना है, इस चीज़ पे बल दिया गया। पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि प्रत्येक खेत की मिट्टी की गुणवत्ता के अनुसार जो गुणवान बीज हैं और पोषक तत्व हैं उन तत्वों को प्रावधान करना। मतलब मिट्टी की गुणवत्ता की जांच करना और उसके आधार पे वहाँ पे फसल चक्र का अपनाया जाना। ठीक है, तीसरा जो प्रयास किया गया सरकार के द्वारा, यहाँ रणनीति बनाई गई, तीसरी रणनीति वो क्या है कि कटाई के बाद फसल नुकसान जो होता है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस जिसको बोला जाता है, उसमें कमी लाना। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, गोदाम और कोल्ड चेन व्यवस्था में क्या करना पड़ेगा, आपको निवेश करना पड़ेगा। ठीक है, अगला जो रणनीति अपनाई गई वो क्या थी, खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से मूल्य संवर्धन को प्रोत्साहित करना। खाद्य प्रसंस्करण करिए, फूड प्रोसेसिंग करिए, ताकि क्या हो सके, जो भी फसल है उसका जीवन काल भी बढ़ सके और उसका मूल्य संवर्धन भी हो सके, उसका मार्केट प्राइस भी बढ़ सके। ठीक है, जैसे क्या है टमाटर है, अगर आप टमाटर का उत्पादन करते हैं, टमाटर क्या है ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 दिन की लाइफ होती है उसकी, 3 दिन की, है ना। 3 दिन बाद वो ख़राब हो जाएगा। तो अगर आप उसका फूड प्रोसेसिंग करके क्या बना दीजिए, और उसका पहले उसका टमाटर का जो प्राइस होता है वो कितना होता है, अगर आप थोक में जाएंगे डायरेक्ट किसान से लें तो 1.5 से 2 रुपया होता है, उससे भी कम हो जाता है ठंडी के सीज़न में। ठीक है ना, तो इस मूल्य भी कम है और सेल्फ लाइफ भी कम है उसकी। अब यहाँ पे क्या कर दीजिए, आप उसका फूड प्रोसेसिंग कर लीजिए, मान लीजिए उससे तो उसी टमाटर से आपने क्या बना लिया, सॉस बना लिया। अब उस सॉस की कीमत क्या हो जाएगी, आप मान लो जैसे 2 से 3 किलो सॉस में मान लो कि 100 ग्राम 100-150 ग्राम सॉस बन गया, तो आपको 70 से 80 रुपये में मिलता है। तो ये मूल्य संवर्धन भी हो गया पहली चीज़ तो, और दूसरी चीज़ क्या हो गया, उसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी। मतलब अब उस सॉस को आप लगभग 5 से 6 महीने 7 महीने तक अंदर प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट है आपका कि राष्ट्रीय कृषि बाजार का क्रियान्वयन एवं सभी 585 केंद्रों पर विकृतियों को दूर करते हुए प्लेटफॉर्म की शुरुआत करना। इसके तहत क्या था, देश में जितनी भी APMC मंडियाँ तो उसमें जो समस्याएं विद्यमान थी, विसंगतियाँ, उनको समाप्त करना और उनको एकीकृत करना। इसके लिए सरकार ने क्या प्रयास किया, ई नाम लेके आई। ठीक है, ई नाम लेके आई, आगे समझेंगे इसको। फिर क्या है इसके अलावा और क्या हुआ, तो जोखिम को कम करने के लिए कम कीमत पर फसल बीमा योजना की शुरुआत की जाए। मतलब किसानों को क्या किया जाए,
फसल का बीमा उपलब्ध करवा दिया जाए, ताकि उनको उनको क्या है, प्राकृतिक आपदा या अन्य ऐसी स्थितियाँ जिसमें क्या है उनको उनकी फसल को नुकसान होता है, तो उससे क्या है उनको कुछ लाभ प्राप्त हो सके। ठीक है। अगला जो यहाँ पे प्रयास किया गया सातवीं रणनीति से सातवां बिंदु क्या है कि कृषि की सहायक क्रियाएं जितनी भी हैं उनको क्या यहाँ से बढ़ावा दिया जाना चाहिए। कृषि की सहायक क्रियाएं क्या क्या है हो जाती हैं यहाँ पे, जैसे डेयरी पालन, पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, हर मेड़ पर पेड़ एक वो हो गया, अभियान हो गया, बागवानी हो गई। तो ऐसी जो सहायक गतिविधियां हैं कृषि से संबंधित, उन सबको यहाँ पे बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ठीक है। तो ये एक 7 सूत्री कार्यक्रम की मदद से सरकार क्या कर रही है, किसानों की आय दोगुनी करने को लेकर प्रयासरत है। ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें कि सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं किसानों की आय दोगुनी करने के लिए। तो सरकार ने इसमें 2 तरीके से काम किया है, एक संस्थागत तरीके से काम किया है और दूसरा क्या है, तकनीकी रूप में कुछ सुधार करने का प्रयास किया है। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं संस्थागत में क्या प्रयास किया। तो उत्पादन बढ़ाने और लागत कम करने के लिए कुछ प्रयास किया। उत्पादन बढ़े और उत्पादन लागत कम हो। ठीक है। इसके लिए सरकार ने क्या प्रयास किया, कृषि सिंचाई योजना 2015 में चालू की, मृदा स्वास्थ्य कार्ड की योजना 2015 में चालू की। ठीक है। और परंपरागत कृषि विकास योजना को भी चालू किया गया सरकार के द्वारा, ताकि क्या हो जाए, उत्पादन कम हो, उत्पादन में सॉरी वृद्धि हो, उत्पादन लागत क्या हो, कम हो। ठीक है। अगला जो बिंदु है आपका यहाँ पे संस्थागत सुधार में, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। हमने इस पॉइंट को पहले भी डिस्कस किया, बीमा दिया जाना चाहिए। तो सरकार ने क्या कर दिया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू कर दी। वो उसमें प्राइवेट और निजी कंपनियों के माध्यम से इसको लागू कर दिया गया। आप रबी, खरीफ और जायद फसलों के लिए, वाणिज्यिक फसलों के क्या कर सकते हैं, अपना बीमा करवा सकते हैं। रबी फसलों के उसमें बीमा में 1.5% आपको प्रीमियम देना होता है, खरीफ की फसलों में 2% का प्रीमियम देना होता है, वाणिज्यिक फसलों के लिए 5% का प्रीमियम देना होता है। ठीक है। तो ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो गई। अगला कार्यक्रम जो यहाँ से चला गया, नदी जोड़ो योजना। सिंचाई सुविधा में सुधार करना था, हमारा एक रणनीति थी उसमें। इसके लिए किया, जैसे अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो केन बेतवा हो गई, छिप्रा नर्मदा हो गई, इनको जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा गोदावरी कृष्णा हो गई, है ना, गोदावरी कृष्णा नदी को भी जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस तरीके से नदी जोड़ो परियोजना के माध्यम से क्या है, सिंचाई सुविधाओं में विस्तार किया जा रहा है। अगला जो है वो क्या है, ऑपरेशन ग्रीन्स। इसमें क्या किया जा रहा है, ऑपरेशन ग्रीन्स के साथ 3 फसलों, टॉप, टमाटर, आलू और प्याज, इनकी व्यवस्था में क्या है, सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है। इनके इनके उत्पादन में वृद्धि करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा संस्थागत में क्या किया, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का संबंध किससे है, खाद्य प्रसंस्करण से है, फूड पार्क से है। ठीक है। तो खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस प्रकार से सरकार ने क्या किया, किसानों की आय दोगुनी करने के लिए संस्थागत सुधार किए। आगे आता है तकनीकी सुधार क्या किया सरकार ने, उनको देखते हैं। तो एक क्या किया, ई नाम किया। इसके बारे में हम पहले भी समझ चुके हैं कि देश में जितनी भी क्या थी, एपीएमसी मंडियाँ थी, सहकारी मंडियाँ थी, उनको सरकार ने क्या कर दिया, एकीकृत किया एक प्लेटफॉर्म में लाके, ताकि किसानों को क्या हो सके, फसल की कीमत के संबंध में उचित जानकारी मिल सके। ठीक है। दूसरा क्या किया, एकीकृत बागवानी विकास मिशन। एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत क्या किया गया है, जो कंदमूल, फल, सब्जी वगैरह इन सब चीज़ें जो होती हैं, इन सब के क्या उत्पादन के लिए सरकार क्या है, प्रयासरत है, ताकि एक आय जनरेशन का एक अल्टरनेट माध्यम तैयार किया जा सके। ठीक है। इसके अलावा क्या है, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन भी चालू किया गया है। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के तहत क्या है, जो जल उपयोग होता है उसकी दक्षता में सुधार करना, बेहतर कृषि पद्धति, पोषक प्रबंधन, कृषि बीमा, ऋण सहायता, इन सब व्यवस्थाओं में क्या करना, सुधार करना। तो इसके तहत क्या है, सरकार काम कर रही है। इसके अलावा और सरकार क्या प्रयास कर रही है, इसके अतिरिक्त वृक्षारोपण कार्यक्रम, जैसे हर मेड़ पर पेड़, बाद में क्या है उससे सरकार को फायदा, कृषक को फायदा हो जाएगा। दूसरा मधुमक्खी पालन हो गया। डेयरी पालन के लिए क्या है, गोकुल मिशन चलाया गया है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, बोवाइन मिशन। ठीक है, ताकि नस्ल सुधार किया जा सके इन सब चीज़ों के लिए। इसके अलावा मत्स्य पालन के लिए नीली क्रांति चलाई गई है। तो इन सभी योजनाओं के माध्यम से सरकार क्या कर रही है, किसानों की आय दोगुनी करने को लेकर प्रयासरत है। ठीक है। 2022 तक में किसानों की आय दोगुनी करने का जो सरकार का लक्ष्य है, उसमें कहीं ना कुछ इनसे मदद मिलेगी। ठीक है। तो ये क्या था, आपका आज का लेक्चर था। अब आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। समाप्त करने के पहले जो आपके लिए नेक्स्ट क्लास के लिए जो प्रश्न रहेगा उसको डिस्कस कर लेते हैं। वो प्रश्न बता देते हैं क्या रहेगा, कि उदारीकरण 5 नंबर में प्रश्न रहेगा आपका। ठीक है। 5 नंबर में, उदारीकरण के परिणाम स्वरूप भारतीय कृषि में उभरती प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक है। उदारीकरण के परिणाम स्वरूप भारतीय कृषि में कौन कौन सी प्रवृत्तियाँ उभरी हैं, इसको आपको 5 नंबर या फिर 50 से 60 शब्दों में यहाँ पे डिस्कस करना है। ठीक है।
तो आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। लेक्चर अगर आपको पसंद आता है तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।